एक गृहिणी के रूप में आप महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? कि एक महिला घर का खूंटा होती है, सारा घर उससे बंधा होता है और सारा घर उसके कारण ऑर्गेनाइज्ड रहता है और चलता है। तो मैं गृहिणियों से यही कहना चाहूँगा कि उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि अपने बच्चों को वो शिक्षा क्या दें, जो उनको सफल बना सके। भारतवर्ष में कुछ बातों को लेकर के सामाजिक रूप से, खुले रूप से बात करना उसे टैबू माना जाता है। तो माँ-बाप को शुरू से ही अपने बच्चों के बीच में ये भावना भरनी चाहिए कि औरत की इज़्ज़त कैसे की जाए, वो सिखाना चाहिए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं मोटिवेशनल कोच PK खुराना जी से। खुराना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी। नमस्कार आपको और स्वागत है D5 हिंदी चैनल के दर्शकों का, जिनके प्यार की वजह से हम हमेशा उनके रूबरू होते हैं आपके माध्यम से। धन्यवाद। एक गृहिणी के रूप में आप महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? वंदना जी, आपने ये सवाल जो पूछा वो इतना प्रासंगिक है, इतना रेलेवेंट है कि इसके बारे में हर गृहिणी को जानना चाहिए और यहाँ तक के पुरुषों को भी जानना चाहिए। बात यह है कि एक गृहिणी एक पत्नी भी होती है, एक माँ भी होती है और पत्नी माँ के रूप में गृहिणी का रोल बहुत बड़ा है। कहा यह जाता है कि एक महिला घर का खूंटा होती है, सारा घर उससे बंधा होता है और सारा घर उसके कारण ऑर्गेनाइज्ड रहता है और चलता है। इस रोल में जो सबसे बड़ा रोल है वो माँ का रोल है, क्योंकि वो एक नई जनरेशन को दिशा देती है, एक नई जनरेशन को शिक्षा देती है। तो माँ के रूप में आपका जो महिलाओं का रोल है वो इतना ज़्यादा बड़ा है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप बच्चे का पहला स्कूल हैं। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बच्चे के लिए दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी हैं और ज़िंदगी भर उस सीख के कारण वो या तो सफल होता है या असफल होता है। तो मैं गृहिणियों से यही कहना चाहूँगा कि उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि अपने बच्चों को वो शिक्षा क्या दें, जो उनको सफल बना सके। शिक्षा का स्वरूप हो, शिक्षा और उसमें बैलेंसिंग कैसे, ये बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत बड़ा सवाल है, जिसका ज्ञान हर महिला को होना ही चाहिए। आपने बात करी परिवार की। परिवार में बच्चे भी होते हैं तो उनमें कंपटीशन की भावना भी होती है, आपस में लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो ऐसे में एक माँ का जी। व्यवहार कैसा होना चाहिए? देखिए, जब पहला बच्चा होता है तो उसे कहते हैं बंडल ऑफ जॉय जनरली, क्योंकि घर में बहुत समय के बाद कोई पहला छोटा बच्चा आया होता है। परिवार का हर सदस्य उसे पूरी तरह से अपनी अटेंशन देता है, उसके साथ प्यार करता है। लेकिन जब दूसरा बच्चा आ जाए तो परिवार का प्यार तो वही रहता है, कहीं कोई फ़र्क नहीं होता। माँ का परिवार प्यार भी वही होता है, पिता का परिवार भी प्यार भी वही होता है। लेकिन जो पहला बच्चा था, उसे ये लगता है कि उसके साथ अब ज़्यादती होने लग गई। अब उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। अब उसकी वैसी सुनवाई नहीं रही, उसको वैसी अटेंशन नहीं मिलती, जो पहले मिला करती थी। जो बच्चा 4, 5, 6 साल तक परिवार की आँख का तारा था, अब उसे लगता है कि वो साइड में हो गया, क्योंकि दूसरे बच्चे को प्यार ज़्यादा मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम बच्चे को ये समझाएँ कि आप बड़े हो गए, आप 4 साल, 5 साल, 6 साल के हो गए, आप बहुत सारे अपने काम खुद कर सकते हो, जबकि जो नया सदस्य परिवार में आया है, वो अभी इतना छोटा है कि वो हेल्पलेस है। वो सिर्फ़ या रो सकता है या मुस्कुरा सकता है। उसको हर व्यक्ति की हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि वो हेल्पलेस है। तो इसलिए उसकी तरफ ये ध्यान दिया जा रहा है कि जैसे-जैसे वो बड़ा हो, अपने काम करने खुद सीखे, आप भी उसे प्यार करो, तो उसमें ईर्ष्या की भावना उस वक़्त कम होगी। फिर उसके बाद जब वो बच्चा और बड़ा हो जाए और फिर दोनों में कॉम्पिटिशन होने लगे, तब भी आपको यही बार-बार सिखाना और समझाना और प्यार से, बिना नाराज़ हुए सिखाना और समझाना पड़ेगा दोनों बच्चों को, कि दोनों को ही ये ना लगे कि उनमें से एक इग्नोर हो गया। वरना अक्सर ये होता है कि दोनों ही ये मानते हैं कि माँ-बाप दूसरे बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे कम प्यार करते हैं। तो कॉम्पिटिशन और ईर्ष्या की उस भावना में असुरक्षा की भावना आती है।
और जहां असुरक्षा की भावना आएगी, वहां बच्चे में सेल्फ एस्टीम कम होगा, आत्मविश्वास कम होगा। आत्मविश्वास कम होगा तो उसमें मॉरल करेज नहीं होगा, नैतिक साहस नहीं होगा। ना तो वो आपसे अपनी बात खुल करके बताएगा, ना अपनी गलतियां स्वीकार करेगा। वो अपनी गलतियां भी छिपाने की कोशिश करेगा, और आपकी अगर उसे कोई कमी नहीं नजर आएगी, उसे भी नहीं बताएगा। तो वो दोनों तरफ से ही परेशान हो रहा होगा, गलतियां छुपाने के कारण भी और आपसे खुल करके बात ना कर पाने के कारण भी। तो उस वक्त माँ का रोल बहुत ज्यादा है कि वो दोनों बच्चों में, या जितने भी बच्चे हों, 2 हों या 3 हों, उनमें बैलेंसिंग के साथ-साथ उनको बतलाती रहे, जताती रहे कि आपके मध्य बैलेंसिंग हो रही है। कहीं भी किसी भी एक बच्चे को इग्नोर नहीं किया जा रहा। ये रोल, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के कारण जो हस्बैंड वाइफ हैं उनके आपसी रिश्तों में दरार आ जाती है, या आपसी रिश्ते ऐसे हो जाते हैं कि वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही संवेदनशील सवाल है, और मुझे खुशी है कि आपने इतना संवेदनशील सवाल इतने सरल ढंग से, इतनी सरल भाषा में पूछा। देखिए, भारतवर्ष में कुछ बातों को लेकर के सामाजिक रूप से, खुले रूप से बात करना, उसे टैबू माना जाता है। पति-पत्नी के रिश्ते जो हैं, ये अक्सर खुले में डिस्कस नहीं किए जाते, और मुझे खुशी है कि आपने इस बारे में सवाल पूछा, और एक काउंसलर के रूप में मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं इस सवाल का जवाब दूँ। चीज़ ये है, देखिए, अक्सर भारतीय समाज में जो गड़बड़ी है वो ये है कि अगर मान लीजिए महिला कामकाजी है, वो ऑफ़िस जा रही है, ऑफ़िस में पूरी ड्यूटी निभा रही है, उसके बाद आकर के उसने बच्चों को सँभालना है, और वो रसोई में या बच्चों के साथ व्यस्त हो जाएगी, पतिदेव टीवी खोल करके बैठ जाएँगे। अब पतिदेव तो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि पत्नी उनको चाय भी पिलाए, पत्नी उनकी सेवा भी करे, पत्नी उनके कपड़े भी प्रेस करे, पत्नी उनको सवेरे जाने से पहले उनका बैग भी पकड़ाए, और अपने सारे काम पत्नी खुद करे, बच्चों के सारे काम भी पत्नी खुद करे। ये हमारे भारतीय समाज में एक कमी है। उस कमी के कारण नुकसान क्या होता है कि पत्नी बेचारी, महिला बेचारी सारा दिन थक-चूर करके जब बिस्तर पर पड़ी, तो घोड़े बेच करके सो गई, और पतिदेव करवटें बदल रहे हैं। तो सूखने लगते हैं, और उसमें कब कहीं पति पत्नी के बीच में वो आ जाए, वो एक समस्या बन सकती है, परिवारों के टूटने का कारण बन सकता है। इसलिए महिलाओं को ये समझना ज़रूरी है कि वो अपने पति को शिक्षित करें, माताओं को ये समझना ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को शुरू से ही शिक्षित करें कि घर के काम में सिर्फ़ पत्नी ही ज़रूरी नहीं है सारे काम करे, पति को भी हाथ बटाना चाहिए। ये पतियों को समझना चाहिए। लॉकडाउन के समय में लकीली बहुत से पतियों ने इसे समझा है, और यही शिक्षा हमें देनी चाहिए। उसके बाद महिलाओं को ये समझना चाहिए कि वो दिन में अपने लिए ब्रेक का कुछ ना कुछ इंतज़ाम करें, ताकि उनको दिन में थोड़ा-सा रेस्ट मिल सके, ताकि शादी के जो ज़रूरी काम हैं, वो उनको भी, उस ज़िम्मेदारियों को भी निभा सकें। गृहस्थ की चाबी महिलाओं के पास है, और उस चाबी का कंट्रोल उन्हें किसी और को नहीं देना चाहिए। ये मैं एक काउंसलर के रूप में उनको सलाह देना चाहूँगा। तो यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगी कि सिर्फ अकेली महिलाओं के हाथ में चाबी नहीं होती है, बराबर दोनों की हिस्सेदारी होती है। अगर एक इंसान नहीं चाहता है तो दूसरा इंसान ज़बरदस्ती थोड़ा ही कर सकता है। मैं बिल्कुल आपके सवाल से सहमत हूँ, आपकी स्टेटमेंट से सहमत हूँ। मैंने इसीलिए पहले ही कहा कि ये माताओं को शिक्षा देनी चाहिए कि वो अपने बच्चे को शुरू से ही शिक्षा दें कि वो जब बड़े हों तो घर के काम-काज में हाथ बटाएँ। उनको पहले से ही घर के काम-काज में हाथ बटाने की लड़कों को भी शिक्षा दें, सिर्फ़ लड़कियों को ही नहीं। ये तो मैंने पहले ही कहा। मैं तो आपके इस सवाल से सहमत हूँ, और यही कहना चाह रहा हूँ। दूसरा, मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जिन पतियों ने लॉकडाउन में ये सीखा है कि वो घर के कामकाज में अपनी धर्मपत्नी का हाथ बटाएँ, लॉकडाउन की सिचुएशन खत्म होने के बाद भी वो उस प्रैक्टिस को जारी रखें। और ये पक्की बात है कि गृहस्थ को सँभालना दोनों की ज़िम्मेदारी है, चाबी दोनों के हाथ में है, पर सिर्फ़ इसलिए कि दोष कई बार महिला पर आता है। 99% दोष महिलाओं पर ही आता है। मैं भी यही कह रहा हूँ। मैं आप भी इसलिए ये यही बोल चाहता रहे हूँ, महिलाएँ, मैं बिल्कुल यही बोल रहा हूँ। मैंने शब्द दूसरे इस्तेमाल किए, आपने शब्द दूसरे इस्तेमाल। अभी आपने बात करी लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन में डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ गया है। इस बारे में आपका क्या कहना है?
देखिए, बेसिक चीज़ ये है कि भारतीय समाज अनफॉर्च्यूनेटली पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष शारीरिक रूप से अधिक शक्तिशाली होता है। पुरुष का शारीरिक गठन जो है वो अधिक मजबूत होता है और अनफॉर्च्यूनेटली भारत में बहुत से परिवारों में, यहाँ तक के पढ़े-लिखे परिवारों में भी, एलीट परिवारों में भी ये देखा गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस की समस्या है। और अनफॉर्चुनेटली जब लॉकडाउन हुआ तो पतियों के पास ऑफिस जाने के बजाय घर में ही बैठे रहना मजबूरी हो गई और उस मजबूरी का नाजायज फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी पत्नियों से एक्स्ट्रा सर्विस की उम्मीद की और जब पत्नियां बाकी काम में बिजी हैं, उन्होंने बच्चे भी संभालने हैं, उन्होंने बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी देखनी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी देखनी है, घर के काम काज भी देखने हैं, सास ससुर को भी देखना है। तो बाय द वे अगर पति की तरफ ध्यान नहीं दे पाई या तुरंत ध्यान नहीं दे पाई और पति वायलेंट हो गया तो ये पूरी तरह से सामाजिक व्यवस्था का और इस बात का कसूर है कि जो पति डोमेस्टिक वायलेंस में इंडल्ज होते हैं उनको कोई सजा नहीं मिलती, समाज उनके प्रति कोई सख्त कदम नहीं उठाता। तो मैं आज यह अपील करना चाहूंगा सब पुरुष भाइयों से कि वो ये समझें कि उनकी धर्मपत्नी अपना सब कुछ छोड़ करके निछावर करके उनके पास आई है, उसका सेक्रीफाइस है, उस सेक्रीफाइस का आदर करें और अपने पुरुषत्व का आदर करें। पुरुषत्व दिखाने के लिए पत्नी पर हाथ उठाना बहुत गलत बात है। इसलिए एक तो माँओं को अपने बच्चों को शुरू से ही ये शिक्षा देनी चाहिए कि लड़की और लड़के में फ़र्क ना हो और जब वो बड़े हों, जब वो उनकी शादी हो, उस वक़्त वो अपनी धर्मपत्नी के साथ कैसा व्यवहार करें, उसका उदाहरण पेश करें, ताकि आने वाला समाज, हमारी जो भविष्य की जनरेशन है, उसमें ये प्रॉब्लम कम से कम दूर हो सके और मैं चाहूँगा कि समाज विज्ञानी जो हैं, जो कानूनन अधिकारी हैं, वो सब मिल कर के ऐसा कोई प्रोसीजर डिवाइस करें, नागरिक के रूप में भी और अधिकारियों के रूप में भी कि डोमेस्टिक वायलेंस चेक करने का कोई साधन पड़ोसी अगर नोटिस करें तो पड़ोसी कहीं पर रिपोर्ट कर सकें और उस पर कोई एक्शन हो सके और महिला पर अत्याचार होने से बच सके, ये बहुत ज़रूरी है। उसकी कोई सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक कानून होना ज़रूरी है, कानून के अलावा। लड़कियों के साथ भी छेड़छाड़ बहुत होती है, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सारी की सारी जो समस्या है वो इसी बात से शुरू होती है कि कई बार महिलाएँ भी अपने बच्चों में अगर लड़का और लड़की होती है तो उसके परवरिश के ढंग में थोड़ा-सा फ़र्क रह जाता है। मैं एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहूँगा आपके माध्यम से समाज में ताकि जागरूकता आए। अगर एक बच्ची बाज़ार जा रही है और बाज़ार में टॉयलेट नहीं है और उसे हाजत महसूस हो तो वो घर वापस आएगी या अपने आप पर कंट्रोल रखेगी। उसकी जगह पर अगर एक लड़का होगा तो वो कहीं भी सड़क के किनारे खड़ा होकर के निवृत्त बोलेगा और अगर उसके साथ उसकी धर्मपत्नी, उसकी बहन, उसकी पत्नी या उसकी माँ है तो वो उसे रोकती है। छोटा बच्चा भी अगर लड़का है तो वो कहीं भी अपने आप को निवृत्त कर लेगा और उसकी माँ उसके लिए प्रोत्साहित करेगी। लड़की होगी तो उसकी माँ उसे रोकेगी या किसी आड़ में ले जाएगी। तो ये जो परवरिश के समय से ही हम फ़र्क करना शुरू कर देते हैं, चाहे हम पिता हों, चाहे हम माँ हों, वो फ़र्क शुरू से ही दूर होना चाहिए। प्लस हमें यह सिखाना चाहिए कि महिलाओं की इज़्ज़त पुरुष कैसे करें, ताकि कभी भी कोई निर्भया जैसा केस, अनफॉर्च्यूनेट केस ना हो, ताकि कभी भी किसी लड़की को शर्मिंदगी ना हो, ताकि लड़की को समाज में चलते हुए, गलियों में चलते हुए नज़रें झुका करके ना चलना पड़े, ताकि वो सर उठा करके चल सके। अब इसमें मैं एक बहुत बड़ी बात जोड़ना चाहूँगा जिसकी तरफ अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। अगर मेरी बिटिया है, तो मैं उसे सिर उठा कर के चलना सिखाऊँगा, आत्मरक्षा सिखाऊँगा और ये सिखाऊँगा कि किसी भी जगह पर जहाँ उसके साथ ज़्यादती हो, उससे कैसे निपटें। और अगर मेरा लड़का होगा, तो मैं ये सिखाऊँगा कि औरत की इज़्ज़त करना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि मान लीजिए अगर लड़के ने गलती की, तो उसके परिवार के साथ भी थू-थू होती है। उसका परिवार भी उस सारी शर्मिंदगी को सहन करता है और लड़का जेल चला जाता है, तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद होती है। तो माँ-बाप को शुरू से ही अपने बच्चों के बीच में ये भावना भरनी चाहिए कि औरत की इज़्ज़त कैसे की जाए, वो सिखाना चाहिए ताकि ना लड़कियों को परेशानी हो, ना लड़के के जेल जाने की नौबत आए।
ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो सामाजिक इशू है, जिसे हम सबको ज़िम्मेदार नागरिकों को उठाना चाहिए और हल करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। मुझे खुशी है कि आपने ऐसा सवाल पूछा और ऐसे सवाल पूछे जो संवेदनशील हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से सवाल पूछे और मुझे खुशी है कि आपके माध्यम से संदेश दे। खुराना जी, आपने हमें बहुत ही मोटिवेशनल बातें बताई। उम्मीद है सभी लोग इसे अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे। खुराना जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया वंदना जी, और फिर से धन्यवाद है D5 हिंदी चैनल के दर्शकों का, जो हमेशा हमारा प्रेम हमारे साथ बनाए रखते हैं। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।